ओके, तो हमने ये 3 रेगुलेटर बताए हैं। इन 3 रेगुलेटर की कहानी आपको इस रूप में बताई कि आरबीआई मुंबई, सेबी मुंबई एंड आईआरडी इन हैदराबाद। आरबीआई जिसको रेगुलेट करती है, जिसकी रेगुलेटर है, वो मनी मार्केट है। मनी मार्केट में हम 2 चीजों को देखते हैं, एक बैंक और दूसरी एनबीएफसी। कैपिटल मार्केट में हम कैपिटल मार्केट के अंदर ही वो सारी चीजें आती हैं, चाहे वो रेटिंग एजेंसीज हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो मर्चेंट बैंक हो, तो कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज हो, सब आपके कैपिटल मार्केट के अंदर ही आती है, जिसको सेबी रेगुलेट करता है। और आईआरडीए नाम में ही लिखा हुआ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। मुंबई एंड हैदराबाद इज द हेडक्वार्टर। 1935, 1998 एंड 1992 is the establishment year and starts functioning of SEBI respective year, and IRDA established in the year 1999. चीफ के रूप में हमने माधवीपुरी बुच को बताया कि सेबी की चीफ है। देवाशीष पांडा साहब आपके आईआरडीए के चीफ हैं, और वेल नोन शक्तिकांत दास आपके आरबीआई के चीफ हैं। इस 3 में कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। इस 3 नाम और उसके काम में कोई दिक्कत? नो। चलूं आगे? यस। एक मार्क्स से क्वेश्चन हमेशा रहता है। देखिए यहाँ पे जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है या डेट है या फुल फॉर्म है, ये तो चेंजेबल नहीं है, तो ये चेंज नहीं होगा। लेकिन जो उसके चीफ है, ये 100% चेंज हो जाएंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं 6 महीने के बाद भी वही रहे, इसकी गारंटी नहीं है। रह भी सकते हैं या नहीं भी रह सकते हैं। जैसे शक्तिकांत दास आपके आरबीआई गवर्नर 3 सालों के लिए अपॉइंट होते हैं, तो अगर 3 साल पूरा हो जाएगा तो चले जाएंगे। अभी जाने वाले हैं थोड़ी दिनों के बाद, है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि अपडेशन क्या है, कौन चीफ चेंज हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। अभी आप जाने रेगुलेटर में एक का नाम है TRAI, ट्राई। ट्राई के बाद दूसरी जो रेगुलेटर है उसका नाम है PFRDA, पर्डा। और तीसरी जो रेगुलेटर है उसमें CBDT है और CBIC है। पहले इस 4 को हम देख लेते हैं। TRAI का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाम में लिखा हुआ है कि भाई रेगुलेट किसको करेगी, तो टेलीकॉम मार्केट को, जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जो भी होगी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी, उसी को रेगुलेट करेगी। PFRDA, the full form of PFRDA itself is very very important. सेबी का फुल फॉर्म, आरबीआई का फुल फॉर्म, आईआरडीए का फुल फॉर्म, या फिर आपके ट्राई का फुल फॉर्म 1 मिनट के लिए भूल भी गए तो चलेगा, चलेगा नहीं, लेकिन आज के क्लास में अगर भूल भी गए तो चलेगा, बट इसका फुल फॉर्म नहीं भूलना है। ये बैंक के अंदर जाने के बाद भी इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बैंक के इंटरनल एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि PFRDA क्या है। तो PFRDA का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब नाम में ही हमको स्पष्ट हो गया है कि भाई इंडिया में जो भी पेंशन फंड होगा उसको रेगुलेट जो ऑर्गेनाइजेशन करेगी उसका नाम PFRDA है। फिर से एक बार नाम दोहराता हूं, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये जो एब्रिविएशंस है, बार बार मैंने अपने क्लास में बताया है कि मिनिमम 4 मार्क्स के आपसे पूछे आते हैं, मैक्सिमम 5 मार्क्स के पूछे आते हैं। तो जब भी ऐसे कोई वर्ड लिखता हूं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हूं कि इसका फुल फॉर्म आप याद कीजिए, चाहे वो IFSC हो, स्विफ्ट हो, MICR हो, ब्ला ब्ला जो भी हो। तो ये हो गया पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद आजादी से पहले ही जो हमारे पास लगान का सिस्टम चला करता था, उस लगान के सिस्टम को मॉडिफाई करके हमने उस लगान का एक नया नाम दे दिया, मॉडिफाइड नाम दे दिया। और ये दोनों नाम का एस्टैब्लिशमेंट हमारे कैपिटल में हमने कर दिया, और ये दोनों नाम जो जुड़ा हुआ वो टैक्स के पर्पस से जुड़ा हुआ है। तो एक का नाम दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और दूसरे का नाम दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो सीबी क्या है, तो सीबी का फुल फॉर्म याद करने का जरूरत नहीं है भाई कि सीबी क्या है। सीबी इज सेंट्रल बोर्ड। जहां तक डीटी की बातें हैं, तो डीटी स्टैंड फॉर डायरेक्ट टैक्स एंड आईसी स्टैंड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। जिस समय आपको बजट पढ़ाऊंगा, हालांकि हम बजट जो अभी पेश करते हैं वो हर एक साल 1 फरवरी को ही पेश होता है। ये लोकसभा से 2019 में ही पारित हो गया था,
तो जब मैं बजट पढ़ाऊंगा तो तमाम बातें आपको समझ में आएंगी, टैक्स पढ़ाऊंगा, जीएसटी पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। अभी सिर्फ हमको इसका फुल फॉर्म जानना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सिर्फ दो ही टाइप के टैक्स आपके इंडिया में होते हैं। एक मिनट, सिर्फ दो ही टाइप के टैक्स आपके इंडिया में होते हैं। एक को हम बोलते हैं भाई डायरेक्ट है। डायरेक्ट है मतलब आप जो सैलरी कमाएंगे उससे आपको मिलने से पहले ही वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चला जाएगा, डायरेक्ट आपके सैलरी से डिडक्ट होके, है ना। उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, ये सब क्या है तो डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन जो हम मार्केट परचेज करते हैं उसमें जीएसटी लिखा हुआ है, या फिर बाहर से कोई माल आता है, गुड्स आते हैं तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी कट जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स तमाम थे, बंद करके जीएसटी एक नया टैक्स हमने लाया। जीएसटी में सारे टैक्स का समायोजन है, लेकिन जीएसटी के साथ साथ एक और टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स में आज भी अछूता रह गया, जो जीएसटी में शामिल नहीं हुआ, उसका नाम था कस्टम ड्यूटी। आज भी आप अगर किसी अब्रॉड कंट्री से कोई गुड्स एंड सर्विसेज का माल सप्लाई करवाते हैं तो कस्टम आपको देना पड़ेगा। TRAI headquartered is in capital, that is New Delhi. PFRDA headquartered is in Mumbai. Sorry, Delhi, New Delhi. TRAI capital में headquarter है New Delhi and अरे सेक्टर में मैंने लिख दिया हेडक्वार्टर, ठीक, कोई बात नहीं, हेडक्वार्टर यहां कर लेंगे, सेक्टर यहां कर लेंगे। तो ये चार मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है, ये चार के चार आपकी कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। अभी आ जाएंगे इस पे, तो सेक्टर पे ट्राई का सेक्टर कौन सा होगा, टेलीकम्युनिकेशन होगा। ये कौन सा होगा तो पेंशन होगा। ये कौन सा होगा तो डायरेक्ट टैक्स होगा। और ये कौन सा होगा इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो सेक्टर तो आपने कितनी बार आप सुन लिया आपने, सेक्टर में तो गलती आपसे नहीं हो सकती है, एक्सेप्ट पीएफआरडीए। नाम से पकड़ में जल्दी नहीं आता है पीएफआरडीए, तो पेंशन है। आज जो हमारी सिस्टम काम कर रही है उसमें पेंशन तो बंद हो गया, लेकिन एनपीएस काम कर रहा है, न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम जिसे हम कहते हैं। तो उसकी रेगुलेटर कौन है, पीएफआरडीए, न्यू दिल्ली, एस्टैब्लिशमेंट इन द ईयर 2003, 1944 और ट्राई 1997। 1997 उसके बाद आपकी पीएफआरडीए नया बोर्ड है 2003, सीबीडीटी सीबीएसई आजादी के पहले ही इसका से मैंने नाम लिया था। तो अगर आपको नहीं भी याद आएगा, कम से कम ये याद आएगा कि सर ने आजादी से पहले का नाम लिया है, तो एटलीस्ट 1947 के बाद वाले ऑप्शन को तो आप दरकिनार कर सकते हैं। तो दोनों की एस्टैब्लिशमेंट 1944 में हुई थी। अभी चीफ का नाम जाने, ट्राई के चीफ का नाम पी डी वाघेला। पी डी वाघेला इज द चीफ ऑफ ट्राई। पीएफआरडीए सुप्रतीन बंदोपाध्याय। सुप्रतीन बंदोपाध्याय द चीफ ऑफ पीएफआरडीए एंड जो ट्राई के चीफ है वो पीडी वाघेला है। सीबीडीटी और सीबीएसई दोनों के चीफ इंपॉर्टेंट है। सीबीडीटी का पहले लिख देता हूं, इज नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता इज चीफ ऑफ सीबीडीटी। और सीबीआईसी के जो चीफ हैं, सीबीआईसी के चीफ का नाम याद नहीं आ रहा यार, सीबीआईसी विवेक जोड़ी। विवेक जोड़ी, कितना चीज याद रखूं, कुछ चीज आप लोग के मत जो छोड़ देता हूं मैं कि आप लोगों को याद होगा। ये चार आपके रिस्पेक्टिव चीफ हैं, चाहे वाघेला साहब आपके ट्राई के हों या बंदोपाध्याय साहब आपके पीएफआरडीए के हों, नितिन साहब आपके सीबीडीटी के हों और जोड़ी विवेक जोड़ी आपके सीबीआईसी के हों। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 10 या 11 है, इसमें से एक मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे तो किस मार्केट को रेगुलेट करता है, या उसकी एस्टैब्लिशमेंट कहां पे हुई है, या एस्टैब्लिशमेंट हेडक्वार्टर कहां है, या उसके चीफ कौन है। 100% 1 मार्क्स। 1 मार्क्स का मतलब है 5000 स्टूडेंट मिनिमम।
याद कीजिए। देखिए हमने इससे पहले 4 नाम बताए, चाहे वो आरबीआई हो, सेबी हो, या फिर आपकी 3 नाम बताए थे, आरबीआई हो, सेबी हो, या फिर आपका आईआरडीए हो। अभी हमने 4 नाम बताए हैं, चाहे वो ट्राई हो, पीएफआरडीए हो, सीबीडीटी हो, या फिर सीबीआईसी हो। ये चारों नाम जो हमने नेक्स्ट बोर्ड पे आपको बताए हैं, इन चारों की हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। तो आपके लिए ये अच्छा हो गया कि सब दिल्ली, आरबीआई मुंबई, आईआरडीए हैदराबाद। आईआरडीए का हेडक्वार्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, इस कारण से बार बार मैं हैदराबाद पर टिक मार्क कर रहा हूं। हैदराबाद आईआरडीए, और 2 के जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ट्राई का और फिर से एक आईआरडीए का, क्योंकि ये स्टैब्लिशमेंट ईयर ऐसे हैं जो थोड़ा सा पकड़ में नहीं आता है। तो ट्राई का हमने आपके बोर्ड पे 1997 लिखा है, और आईआरडीए का इससे पहले हमने 1999 की बात की थी, जबकि पीएफआरडीए एक रिसेंट बोर्ड है, 2000 ईस्वी के बाद हमने इसका एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली में किया है, 2003 इसका हेडक्वार्टर है। चलो आगे, कोई दिक्कत? अभी जो मैंने आपको बताया ना कि सीबीडीटी है, सीबीआईसी है, क्या है उतना चक्कर में मत पड़िए, सब चीज समझ में आएगा। लेकिन आप जब नोट डाउनलोड करेंगे तो उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, उस पे जिसका फुल फॉर्म लिख दिया है मैंने, याद सर करना है आपको। ये बता दो ना मेरे को, ये इसमें डाउट है सर। बोला TRAL का ये मतलब इसका क्या होता है सर, मेरे को मतलब बता दो ना। क्या नाम है भाई आपका? सर्वजीत नाम है मेरा, सर्वजीत। सरजीत, आपने ये क्लास कब ज्वाइन किया है? सर मैं तो जॉब करता था, मैं क्लास से 1 साल हो गया ज्वाइन करके। 1 साल हो गया? हाँ। पंचवर्षीय योजना का प्लान है क्या? नहीं सर, मैं जब ऑफलाइन ज्यादा बैठता था मैं। अच्छा, कौन सी ब्रांच है? मेरा ये ब्रांच अपना डोंबिवली ब्रांच। डोंबिवली है। मेरी कौन से नंबर की क्लास आप अटेंड कर रहे हैं? हाँ, अभी क्या करेगा सर, अभी टाइम मिला है, बोला थोड़ा लेक्चर अटेंड कर लूँ। कि इससे पहले आपने कितने क्लास में ज्वाइन किए हैं? ये पहला कर रहा हूँ मैं, तो सब ऑफलाइन करता था। ये पहला है? हाँ। मुझे ऐसा लग ही रहा था, इस कारण से मैंने आपसे ये तमाम क्वेश्चन पूछे। हाँ बोलिए, अभी क्वेश्चन क्या था आपका? सर ये TRAL का मेरे को समझा दो ना थोड़ा, मेरे को इसमें डाउट लग रहा है। ठीक है, आप कौन सा सिम यूज करते हैं? वी वोडाफोन वोडाफोन आइडिया। यूज। तो वोडाफोन का जो टैरिफ है, जो उसके कॉल ड्रॉप नहीं होने चाहिए, कितना में मिलेगा, उसके लिए केवाईसी क्या चाहिए, तो उसके ऊपर एक रेगुलेटर है। जितने भी टेलीकॉम कंपनियां है ना, हाँ चाहे वो सर। एयरटेल हो, आपका आइडिया, वोडाफोन, जियो हो, इन सबको देखने के लिए इंडिया में एक रेगुलेटर को बनाया गया है। अच्छा। उस रेगुलेटर का नाम है TRAI। फुल फॉर्म में ही छिपा हुआ है कि वो किस मार्केट को रेगुलेट करती है। तो अच्छा। नाम है टेलीकॉम रेगुलेट करती है, इसका आंसर रेगुलेटरी। और हाँ। जो इंडियन अथॉरिटी है, इसका आंसर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके सर, ओके। हमने 2000 ईस्वी से पहले 3 साल पहले हमने किया है, हाँ। दिल्ली में किया है, हाँ। और चीफ का नाम आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। अच्छा अभी सर। बात समझ में आई? हाँ सर, समझ गया। चलो आगे। सब चुप कर। Yes, sir. समीर, समीर है क्लास में? थाने ब्रांच। ये ASUS किसका नाम है? आसूस कौन है भाई? ASUS कोई है? या फिर अपना नाम इतना बड़ा कौन लिखे, तो सबने उसका भी एब्रिविएशन कर लिया। सर मेरा एक्चुअली मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया तो वो असूस नाम डायरेक्ट आ गया, मेरे को नाम डालने का ऑप्शन नहीं आया। अच्छा, कौन सी ब्रांच है मैडम? हीरा रोड। हीरा रोड। मेरे को एक चीज बताओ, मैं 4 नाम दे रहा हूं, इस 4 नाम में से आपको ये बताना है कि कहां पे
हम 2 रुपए के कॉइन को नहीं छापते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ आपके पास ऑप्शन में दे रहा हूं, कहां पे हम 2 रुपए के कॉइन को नहीं छापते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इन मुंबई, सेकंड ऑप्शन मैसूर, थर्ड ऑप्शन हैदराबाद एंड फोर्थ इज नोएडा। वेयर आरबीआई, हाँ बोलो बोलो ऑप्शंस ऑप्शन। ऑप्शंस रिपीट करो ना वापस। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज मैसूर, सेकंड ऑप्शन इज मुंबई, देन नोएडा, देन हैदराबाद। मैसूर में नहीं करते। तो फिर मैसूर में क्या करते हैं? नोट प्रिंटिंग होता है ना। अच्छा, कॉइन उस नोट प्रिंटिंग की ऑर्गेनाइजेशन कौन है? अगर नोट प्रिंटिंग होता है तो उसके ऊपर जो रेगुलेट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? BRBNMPL। क्या बात है, इसका फुल फॉर्म बता दो। 6 दिनों तक के लिए तुमको कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। अरे ग्रेट, वेरी गुड, ऐसा ही मोमेंटम रखो, अच्छी बात है। मिस्टर तनय कुमार क्लास में है? प्रथमेश, यस सर। सोए हुए हो क्या? नहीं। अभी मेरे को एक चीज बताओ कि एफडी अगर 5 लाख से ज्यादा है तो उस पे टैक्स लग जाता है भाई। उस टैक्स का नाम है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। accrued income or accrued interest in one financial year is more than 40,000, income tax department deducted a tax. The tax is called TDS, tax deducted at source. 10% TDS की डिडक्शन है। If PAN is absent, 20% टैक्स लग जाएगा TDS। मुझे सिर्फ ये जानकारी आपसे चाहिए कि इस TDS को बचाने के लिए बैंकों में फॉर्म्स हैं, उस फॉर्म का नाम क्या है? आपको पढ़ाया है, बाकी की जनता नहीं है, लेकिन आपको मैंने पढ़ाया है, इस कारण से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। यस सर। बोलो, तो कौन सा टैक्स है, तो कौन सा फॉर्म है जिस फॉर्म को देके मैं टीडीएस को बचा सकता हूँ? बताओगे आज? निकल बताओगे? नहीं सर, देख नहीं रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है। चॉइस दूं? वह हाथ नहीं लगाया ना बहुत दिन से अभी, और अभी सामने ही पढ़ा था मैंने, उतना पीछे गया नहीं हूँ ना इसलिए। पहले ही हाथ खड़े कर देते हो यार तुम लोग, जैसे स्टूडेंट अगर हाथ खड़े कर देगा कैसे काम चलेगा? हैं? एकदम क्वेश्चन पूछा और टक दिन आंसर चाहिए उसका, तब हुआ जनरल अवेयरनेस। बैंकिंग टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आंसर लो सर। कहां से पूछते हो, उसका आंसर लो। उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H। बाकी आप लोग जो नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पढ़ाया है, इस कारण से आप लोग दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत डालिए। एनपीसीआई 2008, सॉरी, एस्टैब्लिशमेंट कब किया हमने? 2008। बिल्कुल नई ऑर्गेनाइजेशन है एनपीसीआई। 2008 में हमने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया है। नाबार्ड एस्टैब्लिशमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट 1982, नाबार्ड। एलआईसी योगक्षेमम वयावहम is 1956, and HB is similar with Security Exchange Board of India, that is SEBI 1988। देखिए एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। आज के मार्केट में डिजिटल पेमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन का सही आंसर
यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन आपके बैंक के एग्जाम में पूछा गया जिसको आपको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि डिजिटल पेमेंट से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, डिजिटल बैंकिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आप आंख बंद कीजिएगा, मेरा नाम लीजिएगा और एनपीसीआई पे टिक मार्क कर दीजिएगा। एनपीसीआई का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल डिजिटल पेमेंट गेटवे इन इंडिया। चाहे वो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो, चाहे वो एबीपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस हो, चाहे वो बीबीपीएस भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो, चाहे वो सीटीएस चेक ट्रांसमिशन सिस्टम हो, चाहे वो आईएमपीएस इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सिस्टम हो, जितना भी होता है एक्सेप्ट एनईएफटी एंड आरटीजीएस, वो सारा का सारा आपकी एनपीसीआई के पास जाएगा। अभी जो मैंने बोला ना ईपीएस, एबीपीएस, बीबीपीएस, उस सबको भूल जाइए। अभी याद रखिए कि एनपीसीआई जिस मार्केट को रेगुलेट करती है, जिस सेक्टर को रेगुलेट करती है, उसका नाम है डिजिटल बैंकिंग। हेडक्वार्टर ऑब्वियसली बात है कि बैंकिंग में जनरली जितने भी फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का जनरली हेडक्वार्टर आपका मुंबई होगा। ठीक है, जनरली मैंने बोला है, इस कारण से मैंने लगा दिया कि जनरली मुंबई होता है, चाहे वो आरबीआई हो, सेबी हो, उन सभी का जनरली जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है। एनपीसीआई डिजिटल बैंकिंग का फादर, मुंबई में उसका एस्टैब्लिशमेंट 2008 में हमने एस्टैब्लिशमेंट किया है। नाबार्ड 1982 में हमने एस्टैब्लिशमेंट किया। कहां पे हेडक्वार्टर होगा इसका? फिनेंशियल है तो आप फिनेंशियल है, अगर याद ना हो तो ही आप जो हमने तरीका बताया है उस तरीके पे जाएंगे मुंबई। देखिए एक तरीके से याद आया, एक और तरीका बताता हूं। जब भी आप मैथ, रीजनिंग या इंग्लिश के कोई भी बल्क में क्वेश्चन छुड़ाते हैं जो 5 मार्क्स के होते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, चाहे वो इंग्लिश के रीअरेंजमेंट हो, पैसेज हो, मैथ का वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो, पजल का क्वेश्चन हो, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन हो, है ना, या फिर नंबर सीरीज हो, या फिर आपका अप्रोक्सीमेशन हो, सिंप्लीफिकेशन हो, कोई भी जो बल्क में 5 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आजमा कर देखिएगा। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन जहां तक मेरा अपना 12 साल का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। अगर 5 ना, जैसे कुछ देखा आता है ना क्वेश्चन नंबर 71 टू 75, ऐसा लिखा रहता है 71 टू 71, 72, 73, 74, 75, उसमें आपके 5 क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा टफ होगा, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, एक क्वेश्चन हमेशा टफ होगा। सपोज 71 का जो आपका आंसर आया वो बी आया, 72 टफ क्वेश्चन था, आपने उसको स्किप कर दिया, 73 का जो आंसर है वो सी है, 74 का जो आंसर है वो डी है, 75 का जो आंसर है वो ए है। ये आजमा के देखिएगा, 100% तो नहीं बोल रहा हूँ, 99% केस में सही होगा। अगर उस 5 में से एक क्वेश्चन टफ था, जैसे नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे, उसमें से एक क्वेश्चन बहुत टफ था, उसमें पॉइंट लगा हुआ था और रॉन्ग नंबर बता रहा था, बाकी के 4 क्वेश्चन आप छुड़ा लिए और इस तरीके का आपका नंबरिंग आया, इस तरीके के उसके ऑप्शन आए हैं। अगर बी बी 2 बार रिपीट हो जाएगा तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगा, लेकिन अगर ये बी, ये ए, ये सी और डी अलग अलग है तो 99% केस में यहाँ पे वही आंसर होगा जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। आप इस पे ई मार्क कर दीजिएगा, भगवान ने भरोसा दिया, भगवान ने साथ दिया तो सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे। अब कल से ही फॉलो करना सब होता है, जहां तक हम लोगों ने देखा, जहां तक हम लोगों ने बनाया, जहां तक हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, उसके आधार पर जिस चीज को निचोड़ के निकाला उसमें ये लगभग सही होता है, बशर्ते कि सारे के ऑप्शन अलग अलग हो। ऐसा नहीं कि ए है और फिर 2 छोड़ दिया तो क्या लगाओ, ऐसे में काम नहीं करे। चलिए, नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाम में ही लिखा हुआ है भाई ये क्या करेगी। क्या लिखा हुआ है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई तमाम बातें नाबार्ड के साथ जाएगी, ना कि आरबीआई के साथ। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चर या फिर रूरल सेक्टर के विकास के लिए काम करेगी, या एसएचजी सेक्टर, या फिर कौन सा, तो एसएचजी के साथ साथ एक और आता है, दैट इज, नाम भूल रहा हूं मैं, एसएचजी और आता है एक माइक्रो फाइनेंस। यस, माइक्रो फाइनेंस।
ठीक है, तो ये 4 चीजों की रेगुलेटर है, एग्रीकल्चर सेक्टर या रूरल सेक्टर डेवलपमेंट, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर माइक्रो फाइनेंस, इन सभी का रेगुलेटर नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो नाबार्ड के एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई उसकी कमिटी है। बोल तो रहा हूं लेकिन भूल भी गया तो चलेगा, क्योंकि नाबार्ड में आपको पढ़ा नहीं रहा हूं। शिवरामन कमेटी, जैसे हमने यंग और हिल्टन कमेटी को बार बार याद रखा, उसको हमने रॉयल कमीशन का नाम याद रखा, वैसे ही आज के बाद अगर हो सके, जब तक मैं नाबार्ड पे रिस्पेक्टिव बैंक पे नहीं पहुंचता हूं, अगर हो सके कृपा होगी तो शिवरामन कमेटी को याद रख लीजिए कि शिवरामन कमेटी वो कमेटी है जिस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे एग्रीकल्चर फाइनेंस, रूरल फाइनेंस, एचएसडी फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई इन सभी की रेगुलेटर का एस्टैब्लिशमेंट हमने 1982 में मुंबई में किया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाबार्ड है, 1982 मुंबई। देखिए एलआईसी इज नॉट द रेगुलेटर, एलआईसी रेगुलेटर नहीं है, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था इस कारण से हमने इसको इस तालिका में रखा है। एलआईसी इज नॉट रेगुलेटर, एलआईसी इज द ऑर्गेनाइजेशन। रेगुलेटर इसकी कौन थी? तो आईआरडीए थी। यहाँ पे एलआईसी कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई सेक्टर पे डील नहीं करती है, लेकिन नाम, उसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर, उसके चीफ और उसके हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। इस कारण से सेक्टर को हमने ब्लैंक कर दिया है। हेडक्वार्टर कहाँ होगी? दुबई। मुंबई का है तो मुंबई में ही आप जाएंगे। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये भी किसी रेगुलेटर का नाम नहीं है। ये दो बैंक हैं आपकी बेसिकली, एक नाबार्ड और दूसरा एनएचबी, जो पहले आरबीआई के सब्सिडरी हुआ करते थे, है ना। तो इन दो को हमने नाम यहां लिखा है, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक। एनएचबी का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपके कहां पे है? तो आपके कैपिटल में ही है, इधर दिल्ली। नॉट रेगुलेटर। ये 4 नाम हमने आपके बोर्ड पर लिखे हैं। इसमें से इस 2 नाम का यहां तक आप भूल भी जाए, बट जो ईयर है वो ईयर तो आपसे पूछा जाएगा भाई। जो रेगुलेट करती है उसको वो तो आपसे पूछा जाएगा किस चीज को रेगुलेट करती है। अभी बात आती है इसके चीफ के नाम में, तो चीफ का नाम लिख लेंगे कि कौन कौन से इसके चीफ हैं। एनपीसीआई, पहले भी बार बार मैंने एनपीसीआई का नाम बताया है, विश्व मोहन महापात्रा इधर चीफ। विश्व मोहन छोटे से मैंने लिखा है ताकि आपको सिर्फ दिख जाए, नोट में तो पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद साहजी के.बी, ये जो साहजी .के.बी है, जब आप नोट डाउनलोड करेंगे, जो आपको पार्ट में दिया है वो नोट जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारे के जो चीफ है वो एज इट इज है जो हमने लिखा है, एक्सेप्ट 2 के नाम को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 2 नाम है वो चेंज हो चुके हैं। पहले गोविंद वाला थे, अभी यहाँ पे साहजी केवी आपके नाबार्ड के चीफ हो गए हैं, तो वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। एलआईसी एमआर कुमार एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है एलआईसी में। और एनएचबी का अगर फुल फॉर्म आप भूल भी गए, उसके चीफ का भी नाम भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन आपके हेडक्वार्टर और चीफ का नाम आपको भूलना नहीं है, दैट इज श्रद्धा कुमार होता। क्या होता वो बाद में देखने का, अभी आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे। क्या बताया है थोड़ा सा भी, तो ये हमने आपको लगभग 10-12 ऑर्गेनाइजेशन बताए हैं। 2-3 ऑर्गेनाइजेशन और भी आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बताया क्या है, मैंने आपको आरबीआई बताया कि आरबीआई 1935 में एस्टैब्लिशमेंट किए। हमने सेबी का एस्टैब्लिशमेंट 1988 में किए। 1992 में उसको हमने एम्पावरमेंट दिए। हमने आईआरडीए का एस्टैब्लिशमेंट 1999 में किया। हमने टीआरएआई का एस्टैब्लिशमेंट 1997 में किया। उसके बाद हमने पीएफआरडीए का एस्टैब्लिशमेंट 2003 में किया। हमने सीबीडीटी या सीबीईसी का एस्टैब्लिशमेंट आपके 1944 में किया। हमने आपके एनपीसीआई का एस्टैब्लिशमेंट 2008 में किया। हमने आपके नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट 1982 में किया। हमने आपके एलआईसी का एस्टैब्लिशमेंट 1956 में किया। और एनएचबी का एस्टैब्लिशमेंट आपके सेबी की तर्ज पे ही
1988 में हमने किया है। तो ये तो एस्टैब्लिशमेंट की पूरी बात हो गई। जो सेक्टर है वो सेक्टर अमूमन आप आरबीआई तो जानते ही है कि भाई मनी मार्केट, और मनी मार्केट में दो चीजें आती हैं, बैंक और एनबीएफसी, उसको डील करती है। कैपिटल मार्केट, आपके कैपिटल मार्केट हो, म्यूचुअल मार्केट हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, रेटिंग एजेंसीज हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर मर्चेंट बैंक हो, ये सभी आपके सेबी के सहारे चलता है। इंश्योरेंस मार्केट आईआरडीए चलाएगी, टेलीकॉम मार्केट आपकी ट्राई चलाएगी, पेंशन मार्केट आपका पीएफआरडीए चलाएगा, एग्रीकल्चर हो, फाइनेंस हो, रूरल फाइनेंस हो, एसएचजी फाइनेंस हो, ये सभी नाबार्ड चलाएगी। उसके बाद एनपीसीआई तो द फादर ऑफ ऑल डिजिटल पेमेंट गेटवे इन इंडिया, तो डिजिटल बैंकिंग की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, तो एनपीसीआई वो ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर की जहां तक हमने बात की उसमें बताया आपको कि मुंबई जो हेडक्वार्टर है वो आरबीआई का है, वो आपके सेबी का है। आईआरडीए का हमने हैदराबाद बताया, ट्राई का हमने दिल्ली बताया, उसके बाद पीएफआरडीए का हमने दिल्ली बताया, सीबीडीटी का हमने दिल्ली बताया, सीबीएसई का दिल्ली बताया, एनपीसीआई का मुंबई बताया, नाबार्ड का हमने मुंबई ही रखा, एलआईसी का मुंबई ही रखा, और एनएचबी का हमने कहा भेज दिया, तो दिल्ली भेज दिया। तो ये रिस्पेक्टिव वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके एग्जामिनेशन में आपको दिखता है। और साथ साथ एक और पार्ट की हमने बात की थी जिसमें आपको हमने ये बताया था कि अगर डिमांड डिपॉजिट से जुड़ा हुआ टर्म है तो बैंक आपकी डेटर होगी और आप क्रेडिटर होंगे। अगर लोन से जुड़ा हुआ वो क्वेश्चन है तो बैंक जो होगी वो क्रेडिटर होगी और आप जो है वो डेटर होंगे। अगर लॉकर से जुड़ा हुआ वो क्वेश्चन है तो आप लेसी होंगे। कस्टमर को लीज मिलता है, जगह मिलती है, कस्टमर लेसी होता है और बैंक लेस। यहाँ पे पार्ट नंबर 56 को याद करने से पहले मैं बता देता हूं, किसी भी एक ही सेगमेंट को याद कीजिएगा। अगर बैंक को भी याद कर दिया लेसी लेसर, है ना, बैंक और कस्टमर को भी याद कर दिया लेसी लेसर, एजेंट प्रिंसिपल, क्रेडिटर डेटर, 100% आप क्वेश्चन गलत मार्क करके आएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो चाहे तो बैंक का पूरा तालिका याद कर लीजिए या कस्टमर का याद कर लीजिए। ज्यादा याद करने के चक्कर में जो याद किया वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा, ये आप मान के चलें। ठीक है, पढ़ेंगे हम, लेकिन जो याद करने वाली बात है ना कि बैंक को हम याद कर रहे हैं कि बैंक इज क्रेडिटर इन टर्म्स ऑफ लोन, बैंक इज लेसर इन टर्म्स ऑफ लॉकर, बैंक इज बेली इन टर्म्स ऑफ सेफ कस्टडी, बैंक इज एजेंट इन टर्म्स ऑफ एसआई या फिर एनएससीएच, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने जोड़ के आपको बताया है। अभी आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है तो आप पूछिए मेरे से। कोई क्वेश्चन है? नो। पार्ट नंबर 11 का पासवर्ड हमने दिया है क्या? हाँ दिया। पार्ट नंबर 11 द पासवर्ड इज, जो ये है सेगमेंट, उसका पासवर्ड है HEAD अंडरस्कोर कितना है? 50 ना? क्या है भाई, देखो जरा, अभी जो स्क्रीनशॉट मारा ना आप लोगों ने, पार्ट नंबर 11 में क्या मारा है? 50 है सर। कितना है? 50? हाँ हाँ, तो पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 56, पार्ट नंबर 56 इज बैंक अंडरस्कोर कस्टमर एंड पार्ट नंबर 11 इज हेड अंडरस्कोर 50। तमाम पासवर्ड स्मॉल में ही होते हैं, स्मॉल में ही आपको डालना है। इतनी ही बात मैं आपके साथ आज के इस क्लास में करता हूं। कोई क्वेश्चन तो नहीं? पूरा विश्वास है नहीं होगा? नहीं सर बोलो। सर मॉर्गेज में बैंक और कस्टमर क्या रहती है? मॉर्गेजी, बैंक इज मॉर्गेजी, कस्टमर इज मॉर्गेजर। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करो मैडम, भी सब दिख जाएगा कि हाइपोथिकेटी कौन है, हाइपोथिकेटर कौन है, एजेंट कौन है, प्रिंसिपल कौन है। एक बार पढ़ने का, अच्छा ये एजेंट है तो प्रिंसिपल होगा, मतलब एजेंट का रिश्ता क्रेडिटर के साथ नहीं होगा, एजेंट का रिश्ता लेसी के साथ नहीं होगा। एजेंट जब आया तो उसके साथ प्रिंसिपल आएगा, क्रेडिटर जब आया तो उसके साथ डेटर आएगा, बेली जब आया तो उसके साथ बेलर आएगा, लेसी जब आया उसके साथ लेसर आएगा, एजेंट जब आया तो क्या आया, तो बेनिफिशियरी जब आया तो उसके साथ प्रिंसिपल आएगा। तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि अगर ये हमने एजेंट याद किया है तो वो वाला जो होगा वो प्रिंसिपल होगा।
समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा इस पर मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि नए टर्म है आप लोगों के लिए। सेफ कस्टडी क्या है वो मालूम नहीं है, या फिर आप जो खोलेंगे उस नोट्स में उसमें 2-3 चीजें नहीं आपको दिखेगी, नहीं दिखेगी तो मेरे से पूछना नेक्स्ट क्लास में, सर ये भी लिखा हुआ था, ये जरा 1 मिनट बता दो, बता दूंगा। लेकिन नोट खोलना पड़ेगा उसके लिए। मैं कुछ चीजें अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ, कारण सिर्फ ये है कि आप एटलीस्ट खोले तो। पूरा विश्वास के साथ करता हूं आप में से सिर्फ 20% ही नोट को देखते होंगे या डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट, ओनली 20% ऑफ यू। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 50% तो आज तक नहीं हो सकता है। अच्छा, आप में से मुझे ईमानदारी के साथ बताना, क्योंकि बैंक एक बहुत ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन है, जितना आपको सैलरी पगार में आएगा उतना ही से आपको घर चलाना पड़ेगा। आप में से कितने लोग सही में यह काम करते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट करके फाइलिंग करते हैं? सही सही बताना। कोई नाम है? करते हैं सर। क्या नाम है मैडम? सर मैं भी करता हूँ। नहीं सर, आप तो सर मैं क्या बोलूं आपके बारे में, आप नहीं भी बोलेंगे तो मान्य है। अभिषेक जी, आपके नाम से ही मुझे, आपके आवाज से ही मुझे लग रहा है कि आप ही हैं। और किसी लड़की ने बोला, क्या नाम है मैडम? पूजा सर। पूजा, घाटकोपर ब्रांच ना? जी। हाँ, तो घाटकोपर में 2-3 लोग तो करते हैं, वो मुझे मालूम है। घाटकोपर के अलावा बाकी जो ब्रांचेज हैं नहीं करते, प्रिंट नहीं किया, देखा है, पढ़ा है। तो प्रिंट, वो जो चीजें लैपटॉप में या मोबाइल में डाउनलोड होकर रह जाती है ना, वो ऐसे ही रह जाती है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की तरह रह जाएगा। उसको खोद के निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है कि साक्ष्य क्या है, लिखा क्या है, सर ने जो बोला तो क्या नाबार्ड का जो सर ने बोला है वो टैली कर रहा है नोट से? तो टैली नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बोला कि जब आप नोट डाउनलोड करेंगे तो वहां पे नाबार्ड डाउनलोड में जब आप करेंगे तो वहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो पता चला कि वही आप गोविंद वाला ही याद कर लेंगे। इस कारण से क्लासेस में कुछ भी अमेंडमेंट हो जाता है तो मैं क्लास में आपको शेयर कर देता हूँ कि इस नोट्स में ये अमेंड करना है। जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स आपको पढ़ाया था, उसमें से किसी, मैंने ही आज तक नहीं देखा किसी एक ने आप लोग में सिर्फ दोनों में क्वालिटेटिव ही लिखा हुआ है। उन चीजों को मैंने अमेंडमेंट कर दिया। हो सकता है कभी कभी क्या होती है, बड़ा इतना बड़ा लिखा हुआ था जब भी क्वालिटेटिव, फिर भी मेरे नजर से कैसे चूक गया, तो मैंने भी उसके बारे में सोचा कि ऐसा कैसे गलती हो सकता है मेरे से। कुछ छोटी बातें अगर छूट जाए तो समझ में आता है, लेकिन इतना बड़ा लिखा हुआ है आज तक मैंने नहीं लिखा, कितनी बार मैंने पढ़ा दिया। तो थैंक यू जिसने ये बताया था उस दिन। इतनी बात मैं रखता हूँ, आज के लिए आपको अलविदा कहता हूँ। गुड डे सर। थैंक यू सर। बोलो बोलो बोलो। सर PDF 11 का पासवर्ड रिपीट कर दीजिए। अरे दिया ना सर समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। HEAD, हेड, सर सर हेड _50। ओके। नहीं है क्या क्लास में? अपने को किसी ने ये किया। HEAD कैपिटल में लिख रहा हूं लेकिन पासवर्ड स्मॉल में है, हेड _50। ये पार्ट नंबर 11 का पासवर्ड है, अंडरस्कोर है, ये हाइफन नहीं है, ठीक है? और मैं जी सर। ओके, गुड डे।